एक कंपनी का प्रेसिडेंट और अपने टाइम का गोल्ड चैंपियन, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में ऐसा क्या होता है कि एक बाजू में लगी हुई छोटी सी चोट की वजह से उसके दांत गिरने लगते हैं, उसकी खोपड़ी में छेद होने लगते हैं और उसका पूरा जबड़ा निकालना पड़ता है। 12 अप्रैल 1880 के दिन यूएस के एक बिजनेसमैन अलेक्जेंडर बायर्स के घर पे जन्म होता है एवन बायर्स का। एवन बायर्स को गोल्फ खेलने का बहुत शौक था और वो येल बुलडॉग्स गोल्फ टीम के लिए खेला करते थे और 1906 में एवन बायर्स बनते हैं यूएस एमेच्योर गोल्फ चैंपियन और उससे पहले वो 2 बार रनर अप रह चुके थे। येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद एवन बायर्स अपने फादर की स्टील मिल में काम करते हैं और फाइनली वो वहां पे प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। एवन बायर्स की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अच्छा खासा बिजनेस था, प्रेसिडेंट भी बन गए थे, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे उनके आगे आने वाली पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाती है और ये शुरू होता है एक ट्रेन जर्नी से। 1927 में 47 ईयर्स ओल्ड एवन बायर हार्वर्ड येल फुटबॉल गेम देखने के बाद पिट्सबर्ग वापस आ रहे होते हैं ट्रेन से। एवनबर्ग ने ट्रेन में सफर करने के लिए फर्स्ट क्लास ट्रेन टिकट मिली थी और जिसमें मिलते थे बंक बेड। तो एवनबर्ग को टॉप का बंक बेड मिलता है और एवनबर्ग जाके उसमें सो जाते हैं, लेकिन सोते टाइम वो जब करवट लेते हैं तो वो अपने बंक बेड से गिर के नीचे ट्रेन के फ्लोर पे गिर जाते हैं और इससे उनको बाजू में चोट लग जाती है और जैसे ही वो फ्लोर से उठते हैं तो उन्हें अपने बाजू में बहुत जोर का दर्द होता है। तो उस टाइम वो सोचते हैं कि यार अभी तो मैं ट्रेन में हूँ, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अगर मैं पिट्सबर्ग पहुंच के देखूंगा, अगर मुझे दर्द होता है तो मैं इसका इलाज करवा लूंगा। जब एवनबर्ग पिट्सबर्ग पहुंचते हैं तो उनको अपनी बाजू में तब भी दर्द हो रहा होता है, तो वो जाके डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर उनकी बाजू के पूरे टेस्ट करता है लेकिन पाता है कि उनको उनके बाजू में कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन एवनबर्ग को पेन हो रहा होता है। तो उनका जो डॉक्टर है उनको एक दवाई प्रिस्क्राइब कर देता है और कहता है आप ये दवाई लो, इससे आपका पेन खत्म हो जाएगा और ये आपके लिए एक एनर्जी ड्रिंक की तरह भी काम करेगी। ये दवाई काफ़ी महंगी थी लेकिन एवनबर्ग के लिए नहीं थी क्योंकि वो काफ़ी रिच थे और इस दवाई का नाम था रेडिथोर। जैसे ही एवन बायर रेडिथोर का फर्स्ट घूंट पीता है उसे काफ़ी अच्छा लगता है और उसे लगता है कि ये दवाई अपना काम कर रही है। जब भी एवन बायर रेडिथोर का डोज लेता था उसे काफ़ी एनर्जेटिक महसूस होता था और धीरे धीरे उसका जो पेन है वो भी गायब हो रहा था और आने वाले दिनों में एवन बायर इसको कंज्यूम करता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी लत लग जाती है। अर्ली 90s में रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर थे और उस टाइम रेडियम को काफ़ी हेल्दी माना जाता था। उस टाइम की एड्स के अकॉर्डिंग रेडियम की क्रीम्स, रेडियो एक्टिव टूथब्रश भी आपके लिए सही थे और इन सब में सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट था रेडिथोर, जो कि रेडियम का एक ड्रिंकिंग सॉल्यूशन था और ऐसा माना जाता था कि रेडिथोर काफी सारी बीमारियों को ठीक करता है। और एवन को जिस डॉक्टर ने रेडिथोर प्रिस्क्राइब किया था उसका नाम था एमसी मॉयर। उस टाइम ये नहीं पता था कि अगर कोई ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल कंज्यूम करता है तो उसकी वजह से जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एक हार्वर्ड ड्रॉप आउट जिसका नाम था विलियम जे वैली, उसने रेडिथोर को इंट्रोड्यूस किया था। वो खुद को एक डॉक्टर बताता था लेकिन माना जाता है कि वो एक झोला छाप डॉक्टर था, वो एक्चुअल में डॉक्टर नहीं था। उसने रेडियम 226 एंड 228 को वाटर में डिसॉल्व करके रेडिथोर बनाया था और इसने इसे पेटेंट करवाया था एज ए क्योर फॉर लिविंग डेड। और बेली उन डॉक्टर को जो रेडिथोर को प्रिस्क्राइब करते थे वो उन्हें 17% तक कमीशन देता था। एवन बायर को रेडिथोर की इतनी एडिक्शन हो गई थी कि वो जब भी ट्रैवल करता था तो अपने साथ रेडिथोर की बोतल्स लेके जाता था और अपने दोस्तों को भी कहता था कि आप भी इसको यूज करिए, काफी अच्छी दवाई है, काफी एनर्जेटिक महसूस होता है। और ऐसा माना जाता है कि 1927 से लेकर 1930 में एवन बायर ने 1400 बोतल्स जो थी वो रेडिथोर की कंज्यूम की थी और इससे एवन बायर को काफी एनर्जेटिक महसूस होता था। इसी वजह से वो इसको कंज्यूम करता रहता था क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इस टाइम के दौरान धीरे धीरे एवन बायर की बॉडी में इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लग जाते हैं। एवन बायर के सर में बहुत तेज दर्द रहता था और उसके दांत भी गिरने लग जाते हैं और एवन बायर का जो वेट है वो एकदम से बहुत ज्यादा गिर जाता है। लेकिन एवन बायर के जो पांव के तले की जमीन है वो उस टाइम फिसल जाती है जब उसका जो जबड़ा था, उसका जो जॉ है वो डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है, बोन्स में फ्रैक्चर आने लग जाते हैं और जो बॉडी की स्किन थी वो धीरे धीरे गलने लग जाती है। लेकिन एवन बायर को रेडियो पॉइजनिंग का सिर्फ एक फायदा हो रहा था कि उसको जो पेन है वो फील नहीं होता था। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियम भी बहुत ही डेंजरस होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। इसकी वजह से आपको बोन कैंसर हो सकता है, आपको ल्यूकेमिया हो सकता है, आपको ब्लड कैंसर या स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एनीमिया कैटारेक्टस जो कि एक आंखों की बीमारी होती है जिसकी वजह से इंसानों को धुंधला दिखता है, और इसके अलावा आपके फ्रैक्चर टीथ हो सकते हैं, फ्रैक्चर्ड बोन्स हो सकते हैं, बोन्स की जो ग्रोथ है वो भी एबनॉर्मल हो सकती है। बच्चों में इसका ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि जो बच्चों की बोन्स है वो ग्रो कर रही होती है और इस वजह से वो रेडियम को काफी जल्दी एब्जॉर्ब करती हैं। और माँ के पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी ये बहुत ही डेंजरस होता है। इसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल हो सकती है
और बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं और बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो भी इम्पैक्ट हो सकती है। कुछ एक वाटर प्यूरिफायर आते हैं जो कि हमारे पीने वाले पानी में से अगर उसके अंदर रेडियम है तो उसको वो काफी हद तक रिमूव कर देते हैं। जब एवन वायर का जो गिरने लग जाता है तो उसकी बॉडी में और भी भयानक साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से जो फेडरल ट्रेड कमीशन है वो भी हरकत में आ जाता है और वो रेडिथोर को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देता है एज ए डेंजरस ड्रग। एफटीसी एवन वायर को टेस्टिफाई करने के लिए कहती है, लेकिन एवन वायर टेस्टिफाई करने के लिए आ नहीं पाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार होता है। तो एफटीसी एक पर्सन जिसका नाम था रॉबर्ट बिन उसको भेजती है कि वो जाके एवन वायर को इंटरव्यू करे और उससे पूछे कि उसको क्या साइड इफेक्ट हुए। रॉबर्ट बिन बाद में लिखते हैं कि जो उन्होंने वहां पे जाके देखा उससे भी कुछ और भयानक हो सकता है, ये सोचना बहुत ही मुश्किल है। वो कहते हैं कि एवन वायर के सामने के 2 दांत छोड़कर उनका ऊपर का और नीचे का दोनों जो को रिमूव किया जा चुका था और उनकी जो स्किन है वो गल के गिर रही थी, उनके सर में छेद होने शुरू हो गए थे। उस वक्त एवन वायर की हालत बहुत ही दयनीय थी और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सोच सकता है किसी के लिए जिस हालात में एवन वायर थे। और आखिरकार 31 मार्च 1932 को एवन वायर की 51 ईयर की एज में डेथ हो जाती है और उस वक्त बताया जाता है कि एवन वायर की मौत की जो वजह है वो रेडियम पॉइजनिंग है, लेकिन बाद में ये पाया गया कि उनकी मौत की वजह थी कैंसर जो कि रेडियम कंज्यूम करने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर डेवलप हो गया था। ऐसा माना जाता है कि एवन वायर की बॉडी में जो रेडियम की क्वांटिटी थी वो बहुत ज्यादा थी और इवन जब वो सांस लेते थे तो वो सांस भी रेडियो एक्टिव थी और इसी वजह से उनकी बॉडी को लेड लाइन कॉफिन में दबाया गया ताकि उनकी बॉडी से जो रेडियम रेडिएशन निकल रही थी वो आगे जमीन में सॉइल में ना फैले। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम एफटीसी ने वैली की कंपनी को बंद कर दिया, लेकिन वैली ये कहता रहा कि उसने खुद अपनी कंपनी को बंद कर दिया क्योंकि जो रेडिथोर है उसकी डिमांड काफी कम हो गई थी। और उसके बाद एफटीसी ने बाकी और कंपनियों के ऊपर भी अपना सिकंजा कसा जो कि रेडियम प्रोडक्ट बना रही थी। और दूसरी ओर वैली एवन वायर की मौत से ये कहकर अपना पल्ला झाड़ता रहा कि मैंने सारी उम्र एवन वायर से ज्यादा रेडिथोर कंज्यूम किया है और मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में वैली की जो मौत है वो ब्लैडर कैंसर से होती है। बाद में एफटीसी और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो पावर्स हैं उनको एक्सपेंड किया गया और अब जब कोई मेडिसिन आती है तो जब तक उसे एफडीए से अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक वो इंसानों को नहीं दी जा सकती और इसमें काफी हद तक हाथ रहा है एवन वायर की डेथ का। तो रेडियम जो है वो काफी पॉइजनस होता है, अगर किसी को बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है रेडिएशंस का, रेडियो एक्टिव मटीरियल में काफी ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आज आपने कुछ नया सीखा होगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।